नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, अब जंग के बीच से जो बड़ी खबर आ रही है वो तो बेहद चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अमेरिका और इजराइल शिकंजा कसते हुए अपने को दिखा रहे थे, अब तो बिल्कुल सरेंडर के मूड में उनकी सेनाएं आ रही हैं। और ये कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो उनकी जो इजराइल की सेना यानी आईडीएफ के चीफ ने जिस तरीके की बात कही है, जो लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने जो बात कही है, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई हमारी सेनाएं 900 दिन से लड़ रही हैं और अब बिल्कुल खात्मे की कगार पर खड़ी हैं। वो कभी भी ध्वस्त हो जाएंगी, कभी भी खत्म हो जाएंगी। यानी एक तरीके से सीधे तौर पर हम ये माने कि ये सरेंडर की बात है। क्या आईडीएफ जो है, इजराइल की जो सेना है, वो खात्मे की कगार पर आकर के खड़ी हो गई है, कभी भी हथियार डाल सकती है। और साथ में जिस तरीके से ट्रंप का ये पूरा खेल सामने आ रहा है कि ट्रंप ईरान के को लेकर के जितना बड़ा झूठ दुनिया के सामने परोस रहे हैं, असल में वो पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी कर रहे हैं सैन्य ऑपरेशन को लेकर के। लेकिन ईरान का जो जवाब है वो ट्रंप को, शायद ट्रंप के होश उससे उड़ गए हैं, जो ट्रंप साहब ने अब 10 दिन हमला न करने की बात कह दी है। 10 लाख सैनिक, कहां 10,000 5,000 की बात ट्रंप कर रहे हैं, और ईरान ने सीधे कहा है कि 10 लाख सैनिक तैयार हैं उतरने के लिए, एक साथ उतार देंगे जब चाहेंगे तब। कितना देर टिकेंगे सर? इजराइल और ट्रंप दोनों की मुश्किल है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए राम प्रकाश जी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में किसी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी सिस्टम के प्रोपेगेंडे की एक सेल्फ लाइफ होती है, एक रेंज होती है कि वो कब तक काम करेगी। तो आईडीएफ का जो दौर था वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। उसको एक्सपोज किसी और ने नहीं किया, उसके खुद के चीफ जमीर ने किया कि हमारी परिस्थिति यही है, हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, हम 900 दिनों से लगातार लड़ रहे हैं, हमारे पास 12,000 सैनिकों की कमी है, और जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, और हम कोलैप्स हो जाएंगे फ्रॉम विद इन, यानी कि हम अंदर से ही ध्वस्त हो रहे हैं। ये उन्होंने कल रात को मीटिंग में कहा, जो वार कैबिनेट की मीटिंग जो डेली होती है शाम को ब्रीफिंग की, जिसमें खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सारे लोग मौजूद थे। और जैसा आपने कहा, उन्होंने जो पूरे शब्द कहे, उन्होंने 10 कारण बताए इसके। उन कारणों में तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे कि जैसा आपको ध्यान है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास का अटैक हुआ था इजराइल को, तब से लेकर के इजराइल आज तक लगातार युद्ध में है, यानी कि लगभग 900 दिन हो गए। 900 दिन से बिना किसी ब्रेक के लगातार आप कहां कहां पर लड़ रहे हैं? गजा के अंदर लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, वेस्ट बैंक पे लड़ रहे हैं, और अब जो स्थिति है कि ईरान के साथ आमने सामने की लड़ाई आपने मोल ले ली। तो हर एक प्रोपेगेंडा की कितना ही आप लगा लीजिए, वहां पर जो आपने मिलिट्री सेंसरशिप लगानी है और लगानी है, वो चीजें तो खुल नहीं थी। और आज जब हालत ये हो गई कि अमेरिका जिस लड़ाई से भाग रहा है, उसमें जब इजराइल अकेला ही तो रह गया, अब एक तरीके से देखा जाए तो खाड़ी का देश तो कोई लड़ नहीं रहा है। इजराइल ने जिस तरीके की प्लानिंग की थी, ट्रंप उनसे ज्यादा शातिर है, उनके भी सारी टेस्टिंग कर रहा है। पहले 5 दिन का ब्रेक कर दिया, अब 10 दिन का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें, ये बहुत सिंपल सी बात है राम प्रकाश जी, आज जो इजराइल की सेनाओं की स्थिति है वो बिल्कुल एक तरीके से फटीग की स्थिति में है, थक चुके हैं। उनके जो, आपको पता है ना, इजराइल के अंदर जो फौज की नौकरी है, फौज की सेवा है, वो कंपलसरी है हर एक स्वस्थ आदमी के लिए। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उनकी सेना 900 दिन से लगातार लड़ रही है। रेगुलर्स की भी प्रॉब्लम है, और जो बाहर से आते हैं बीच बीच में टेम्परेरी, उसके उनकी भी समस्या है। और आज हालत यह है कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा भी वो नहीं दे पा रहे। ईरान से लड़ने का तो बात बहुत बाद की चीज है, वो तो केवल रेगुलर्स का काम है, और रेगुलर्स की ही 12,000 की शॉर्टेज है। इसराइल की अगर आर्मी का आप कुल साइज देखेंगे तो कुल 1,69,000 रेगुलर ही है, ज्यादा नहीं। ठीक, छोटी सी सेना, हमारी तरह नहीं है उनका काम। अब जो सवाल है, आपने कहा ब्रॉडली इसकी परिस्थितियां क्या है। देखिए, एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते एक मोटी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि आज की तारीख में जो उसने कहा है आयाल जमीर ने, उसकी आप बैकग्राउंड देखिएगा। उसने कैबिनेट की, वार कैबिनेट की मीटिंग में कहा, मैं 10 खतरे के संकेत आपको दे रहा हूं, और अनिवार्य सैन्य सेवा, आरक्षित सैनिकों और विस्तारित सेवा पर नए कानूनों पर तत्काल काम किए जाने की जरूरत है। अब अगर इन कानूनों पे काम कर दिए तो नेतन्याहू की सरकार तो परसों जाती कल ही गिर जाएगी। अक्टूबर में आपको पता है वहां चुनाव है। तो ये सारे कानून उसने पहले मूव किए थे, लेकिन जिस तरीके का विरोध आया उसके बाद उसने इन कानूनों को शेल्फ कर दिया। उसकी तो पूरी का पूरा जो सरकार चल रही है वो दो ही चीजों पर तो चल रही है, या तो युद्ध के ऊपर चल रही है, सेना भी चल रही है आईडीएफ के ऊपर।
तीसरा काम तो भाई ने कुछ किया नहीं है, भाई जब से पीएम बना था। तो जो जमीर ने कहा कि इन गंभीर परिस्थितियों में आरक्षित सैनिक नहीं टिक पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं ना कि ध्वस्त, ये ध्वस्त शब्द भी मेरा और आपका नहीं है। वो सारी क्लिपिंग्स भेजी है मैंने इजरायली मीडिया की, वो सारी दिखा दीजिएगा ताकि क्लियर रह जाए कि उन्होंने कहा क्या है। ये यूज द वर्ड कलेप्स। कलेप्स का मतलब ध्वस्त होता है। उन्होंने कहा कि इन गंभीर परिस्थितियों में आरक्षित सैनिक टिक नहीं पाएंगे और चेतावनी दी कि जल्दी ही आईडीएफ सामान्य सुरक्षा अभियानों के लिए भी अनुप्रयुक्त हो जाएगा। दे विल बी अनफिट फॉर। जैसे जैसे जनशक्ति की कमी बढ़ रही है, सरकार सैन्य सुरक्षा की आवश्यकता वाली बस्तियों के बुनियादी ढांचे का विस्तार करती जा रही है। इसलिए पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण विजय के महीनों के निरंतर प्रचार के बाद आपने देखा यहां जिस तरीके की स्थितियां हैं, शीर्ष जनरल ने मूल रूप से सरकार को आईना दिखा दिया कि मेरी व्यवस्था, मेरी सेना की व्यवस्था अंदर से टूट रही है। अब राम प्रकाश जी आप इस चीज को खोल करके देखिए। आज लड़ाई का 28वां दिन है। आपने इजराइल के अंदर से जो विध्वंस चल रहा है, ईरान जिस तरीके से कर रहा है, क्या कोई सही पिक्चर्स देखी ऑथेंटिक जिसको आप कह सकते हैं? सोशल मीडिया पे तो हजारों लाखों है, लेकिन क्या कोई ऑथेंटिक है? ईरान का तो आप जहां से मर्जी आए जारी कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इसराइल सारी चीजों को छुपा रहा है, और वो इसराइल छुपा रहा है मिलिट्री सेंसरशिप के जरिए 5 साल की सजा की धमकी देकर के, जिसकी खुद की सेना ध्वस्त होने के कगार पर है। और आपने नेतन्याहू के बड़बोले बयान देखे होंगे। तो कितना कंट्रास्ट है, एक प्रोपेगेंडा और दूसरी रियलिटी। और रियलिटी कौन बता रहा है? वहीं की सेना का प्रमुख। इसके बाद कुछ कहने को बचता है क्या कि कितना इल टाइम्ड ऑपरेशन है ये जो ईरान के अंदर ये कर रहे हैं, कितना इल प्लान्ड है, और कैसे कोऑर्डिनेशन की कमी है विदाउट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द आर्मी इटसेल्फ, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जब आपकी सेना के पास पर्याप्त नफरी ही नहीं है, पर्याप्त संख्या बल ही नहीं है, आप ईरान जैसे देश से लड़ने चले गए। 10 लाख रेगुलर हैं भाई साहब वहां। उनके साथ कौन कौन है आप देखिए, हुती, हिजबुल्ला, इराक के अंदर उनके तमाम ग्रुप्स, विद इन ईरान कितने ट्रेंड सोल्जर्स हैं, और उनके लिए ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। अब आप देखिए परिस्थितियां क्या है। इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका को इन सारी लड़ाइयों में लड़ने के लिए किसने तैयार किया? इजराइल ने। अब इजराइल को ईरान के खिलाफ अमेरिका के अब तक के सबसे विनाशकारी युद्ध में घसीट लिया। और कीमत कौन चुका रहा है? कीमत चुका रही है वहां की गरीब जनता, चाहे वो इजराइल की हो चाहे ईरान की हो। ना तो नेतन्याहू का कुछ बिगड़ रहा है, ना ट्रंप का कुछ बिगड़ रहा है। विध्वंस किसका हो रहा है? आम आदमी का। आम आदमी ने तो युद्ध के लिए कभी कॉल नहीं दी थी। आम आदमी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें ग्रेट इजराइल चाहिए। जो आपके राजनीतिक मंसूबे हैं सत्ता में कायम रहने के लिए, उसके लिए आपने पूरे के पूरे वेस्ट एशिया रीजन, पूरे मिडिल ईस्ट, किस तरीके से सुरक्षा में, पूरी दुनिया की वैश्विक परिस्थितियां, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, पूरी दुनिया की आर्थिक तंत्र, किस तरीके से दो सिरफिरे लोगों ने, एक ने ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने जो बड़े दिवा स्वप्न सत्ता में कायम रहने के, उनके जरिए पूरी दुनिया को कहां पर ला करके खड़ा कर दिया। अब आप देख लीजिए लेबनान के अंदर आज, जब आप ईरान में फंसे हुए इतने बुरे तरीके से, उसके बाद आपने लेबनान में भारी प्रतिरोध ईरान द्वारा लगातार मिसाइल हमलों का सामना करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू, अब जो यहां पर ईरान वाला जो खेल है, ये दोनों गलत नंबर डायल हो गए। वहां से इसराइल में, ईरान में फंस गए, उधर से लेबनान में फंस गए। लेबनान में हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है, वो पूरे का पूरा जो इसराइल का ऊपर ऊपर वाला जो एरिया है, वह सारे में आज जब सुबह में आप बात कर रहे हैं 20,000 के आसपास लोग शहर छोड़ के चले गए, सीमावर्ती शहर। तो पलायन इसराइल के अंदर आप सोचिएगा। और इसमें मिलेगा क्या? केवल नेतन्याहू का एक इस मंसूबा है कि मेरी सत्ता कायम रह जाए। यहां ला करके अपने देश को खड़ा कर दिया एक सिरफिरे सत्ता लोलुप शासक। इसके अलावा गलत नंबर तो सर ट्रंप से भी लगा हुआ दिख रहा है ना। वो भाई वो टाइम बाई कर रहे थे, ये ईरान ने पहले ही कह दिया था कि वो कुछ सीज फायर नहीं, वो सब धोखा दे रहे हैं, और वो टाइम बाई कर रहे हैं सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए। अब तो वो सामने खुल करके आ गया। पहले जो सैनिक थे उसके बाद 2,000 पैराट्रूपर्स भेजे, फिर अब 10,000 नए सैनिक भेजने की बात हो रही है, और अब ये इतना बड़ा एक सैन्य ऑपरेशन तैयार हो रहा है। लेकिन ईरान ने साफ ये कर दिया है कि 10 लाख सैनिक है हमारे पास, 10 लाख सैनिक हमने तैयार रखे हैं अभी अभी तुरंत एट रैंडम। बात तो वहां करोड़ों की है कि करोड़ों की संख्या में तैयार है, लेकिन शायद 10 लाख तुरंत उतारने जा रही है इजराइल, उनको पोस्ट करने, ईरान माफ करिएगा, ईरान पोस्ट करने जा रही है। ऐसे में ट्रंप साहब क्या करेंगे? अब क्या ये सैन्य ऑपरेशन अभी भी करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं, ट्रंप देखिए, ट्रंप तो कुछ कर नहीं रहा। यही चीज अपने को क्लेरिफाई करनी पड़ेगी दर्शकों के सामने कि ट्रंप करने वाला है ही नहीं। ट्रंप तो केवल नेतन्याहू के हाथों में खेल रहा है। ये बात ना तो राम प्रकाश राय कह रहे ना मैं कह रहा, ये अमेरिका के
डेमोक्रेट्स कहे तो भी समझ में आता है कि वो विरोधी हो। अब तो ट्रंप की पार्टी के सेनेटर्स ने कल रात को जो मीटिंग हुई, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग, जो क्लासिफाइड ब्रीफिंग होती है युद्ध के बारे में, उसमें ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन्स ने ये कहा था कि साहब ये लड़ाई तो उसकी इसराइल की थी, आप वहां क्या कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपने क्या अचीव कर लिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो उसने $200 बिलियन मांगे थे यूएस कांग्रेस से, उसका हिसाब पूछा कि आपको किस काम के लिए चाहिए, उसका भी जवाब नहीं मिल पाया। तो ट्रंप तो बिल्कुल अंधेरे में है राम प्रकाश जी, कंप्लीटली। पहले डेमोक्रेट्स कहते थे, मेरे आप जैसे लोग कहते थे, जिनको इन थोड़ी बहुत चीजों का कुछ छोटी मोटी समझ है, लेकिन अब तो ट्रंप की पार्टी के लोग ये पूछ रहे कि भाई साहब आप ईरान में क्या करने गए थे, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आपने क्या अचीव कर लिया है अब तक, आगे क्या अचीव करना चाहते हैं, आप जो सैनिकों की बात कर रहे हैं उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे। और जो ब्रीफिंग करने वाले लोग थे, उनके पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं था राम प्रकाश, किसी का भी। तो ट्रंप तो बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। 5 दिन का पहले उसने अभ्यदान मांगा था, 10 दिन का अब फेस सेविंग कर रहा है। कल का आपने बयान सुना था, क्या कह रहा था ट्रंप, कि इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जिसकी कोई हद नहीं है और मैं बड़ा खुश हूं। आज बता दिया कि कुछ जहाज उससे निकलने दिए थे। बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये लेवल रह गया। पाकिस्तान का झंडा था, कुछ भी बोल रहा है बाद। आज फिर उसने तमाम तरह की चीजें, लफाजी जो वो करता है वो कर दी। पहले कहता है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, फिर कहता है और सैनिक भेजेंगे, पैरा ट्रूपर्स भेजेंगे, मेरीन्स भेजेंगे। अब उसने 5,000 आदमी ऑलरेडी भेज रखे हैं और 5,000 और भेजने की तैयारी में। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, अगर कहीं अमेरिका ने भूल के भी ये गलती कर दी कि वहां पर ग्राउंड फोर्सेस उतार दी, चाहे वो खरग द्वीप के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, नाम लेवा नहीं बचेगा राम प्रकाश जी। जो ग्राउंड फाइटर्स की जो कैपेबिलिटी, आपको पता है ना, ईरान और इराक का कितने साल लड़ाई चली थी, 1.5 दशक तक। वो थकते नहीं है, वो लोग वहां के एक्लेमेटाइज्ड है, वहां की ट्रेंड है, वहां की एक एक परिस्थिति को जानते हैं। उनकी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, अमेरिका तो सपने में नहीं सोच सकता। और इसराइल के पास, जब इसराइल का आर्मी चीफ खुद ही कह रहा है कि मेरे पास तो संख्या ही नहीं, नफरी नहीं है, वी आर गोइंग टू कलेप्स फ्रॉम विद इन, तो क्या लड़ाई लड़ोगे आप। तो आप जितना ये लड़ाई अब आगे चलेगी ना राम प्रकाश जी, बाई द डे इनकी फॉल्ट लाइंस को आप हर रोज एक्सपोज होते हुए देखेंगे, हर रोज। और ट्रंप तो अगर सही मायने में देखे ना, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बहुत बुरे तरीके से वो व्यक्ति एक्सपोज हो चुका है। और वो कुछ भी बोल रहा है, आए बाएं साएं जिसको आप कहते हैं, कुछ भी बोलता जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता कि तू क्या कह रहा है, तेरी प्लान क्या है। कभी पीट हेक्सेथ का नाम ले देता है, कभी किसी विटकॉफ का नाम ले देता है, कभी जेरेड कुशनर का नाम ले देता है। आज और कुछ नहीं तो मोदी के साथ एक फोटो अमेरिकन एम्बेसी लगा रही, बताइए कि हम दोनों बड़ा महान काम करते हैं। देखा होगा आपने शायद, आज के हिंदुस्तान के बारे में कोई रेफरेंस नहीं, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है, वो ट्रंप का मोदी का फोटो लगा रही है। क्यों? क्योंकि परसों आपको पता, जितनी छिछालेदार हो गई, जिस तरीके से शहबाज शरीफ का रिट्वीट कर दिया ट्रंप ने, तो यहां पे बेचैनी थी, तो उसमें लिख दिया कि वी गो वेरी वेल टुगेदर। बताओ तुमने क्या वेरी वेल टुगेदर किया भाई साहब। पिछले साल 20 जनवरी से लेके आज तक कोई एक मौका छोड़ा हो ट्रंप ने भारत को जलील करने के लिए या मोदी को जलील करने के लिए। आज वो ये कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, बैलेंसिंग एक्ट, कि भारत कहीं खफा ना हो जाए। मोदी की तो खफा होने की स्थिति छोड़ ही नहीं रखी आपने, उसको तो जैसे कहते हैं वो वैसे ही कर ही रहा है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप खुद अपने आप में एक लाफिंग स्टॉक है, और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो उससे भी बड़े उपहास के पात्र पूरी दुनिया के अंदर। वो नेतन्याहू का देख लीजिए ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। 2 दिन पहले मैंने, आपने परसों दिखाया, क्या कह रहा था कि अमेरिका इज नोबडी टू स्टॉप द वॉर, वी विल टेक ए कॉल। और उसी का आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी आर गोइंग टू कोलैप्स फ्रॉम विद इन। तो जब सेना ही कोलैप्स हो जाएगी तो नेतन्याहू क्या करेगा वहां जाकर के। तो ये सारी परिस्थितियां राम प्रकाश जी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ईरान का कॉन्फिडेंस देखिए। उन्होंने, ईरान की मिलिट्री मीडिया ने ट्वीट किया, दिखाइएगा दर्शकों को, क्या कहा, टू ऑल अमेरिकन सोल्जर्स, उनको इनवाइट कर रहे हैं। वी होप, हमें उम्मीद है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आपको सूचना दी गई होगी कि ईरान इज द प्लेस वेयर पैलेस्टाइन, लेबनीज, इराकी एंड यमनी फाइटर्स हैव मास्टर्ड ग्राउंड कॉम्बैट एट ए हाईली प्रोफेशनल लेवल। यू आर अबाउट टू फेस ए ट्रू मास्टर ऑफ ग्राउंड वॉरफेयर, वेलकम टू ईरान हबीबी। सोचिए, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आपको वहां उतारने की तैयारी है, और वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं किस तरीके से, कि ईरान वो जगह है जहां फिलिस्तीनी, लेबनीज, इराकी, यमनी और ईरानी सारे के सारे वो लड़ाके हैं जो ग्राउंड के मास्टर्स हैं, और तुम्हें अब असली फील यहां आएगा लड़ने का। सोचिएगा। तो ये एक सरेआम अमेरिकी
कुछ भी कहते रहे विदेश मंत्री, कोई कुछ कहे, जेडी वांस कुछ भी कहता रहे। असली लड़ाई इसको कहते हैं, जो ईरान के लीडरशिप लड़ रही है, ईरान की सेना लड़ रही है, ओपन चैलेंज करके दे रही है, साइकोलॉजिकल वारफेयर, फिजिकल वारफेयर, जैसे आना है वैसे आ जाओ। जब कहा कि हरमुज को जबरदस्ती खोलेंगे तो कहता आगे देखो। फिर कहा कि वहां खरद्वीप के अंदर आओ जी, मोस्ट वेलकम। मैंने आपको बताया था खरद्वीप में किस तरह की तैयारियां हैं, एक बार घुस के देखे जरा कैसे घुसेंगे। अगर नेवी के मरीन्स आए तो हरमुज के वहां जरिए तो आना रूसी पड़ेगा। रूसी एयर डिफेंस तैनाती की भी बात सामने आ रही है, खर्ग में बहुत जो ईरान ने बहुत बहुत तैनात किया है। एयर डिफेंस काफी बड़े पैमाने पे है, ग्राउंड के अंदर जो अपने क्या नाम है, ये ट्रूप्स होती हैं, क्या नाम है, बारूदी सुरंगें और सारी चीजें, वो कंप्लीट एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पैर रखते ही। मैं इसलिए आपको कहा कि एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा, और ट्रंप इसीलिए बार बार ठिठक रहा है उस सारी कार्रवाई से। उसको ये पता है कि एक बार अगर वहां घुस गए तो अभी तो देखिए, अभी तो भागना बड़ा आसान है। अगर सेना उतार दिया आपने ग्राउंड पे और उसके बाद भागना पड़ गया, तो फिर आप दो पैसे के नहीं बचेंगे। और खास तौर पर ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर में सीनेट का मिड टर्म चुनाव है। नहीं, लेकिन सर नेतन्याहू का तो जो होगा होगा, उसको भी लेके बैठेगा ही। अमेरिका ने इराक में जिस तरीके से जो एक तरीके से उन्होंने कंट्रोल पाया, भाई वहां के संसाधनों पर अब कब्जा उन्होंने जमा करके बैठे हैं, तो क्या उसी का उत्साह है कि हम चलो सैनिक उतार देंगे, जमीन पे लड़ाई लड़ करके और ईरान पे भी कब्जा कर लेंगे, क्या उससे कुछ मैच करता है, या वहीं से उत्साह पा रहे हैं ट्रंप? नहीं नहीं, देखिए राम प्रकाश जी, हर एक युद्ध की, हर एक देश की उसकी परिस्थितियां अलग होती है। वहां जो ऑपरेशन किया गया था सद्दाम हुसैन, जो उस टाइम बहुत ह्यूजली अनपॉपुलर, जिस तरीके की इन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए उसको किया था, और पूरी परिस्थितियां डिफरेंट थी। इराक भी एक तरीके से वार टाउन कंट्री था। ईरान की जो आज परिस्थिति है, ईरान के पास जो लड़ाई है वो चॉइस की लड़ाई है ही नहीं। ईरान की लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप ध्यान रखिएगा किन परिस्थितियों से ये युद्ध यहां तक पहुंचा है। युद्ध से एक महीने पहले जिस तरीके से सीआईए और मोसाद ने ईरान के अंदर गृह युद्ध कराने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? पूरे देश को सड़कों पर लाखों लोग ला रखे थे। और जैसे ही जो गलत नंबर डायल हुआ, वो क्या नंबर गलत डायल था? वो नंबर उठाया कि खामनेई साहब की जिस तरीके से हत्या की गई बातचीत के दौरान, उसने पूरे देश को सारे मतभेद बुलाते हुए, सरकार की सारी नाकामियों को, सारी जातियों को बुलाते हुए पूरे देश को एकजुट कर दिया, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस भी, शिया सुन्नी और सब खत्म। और केवल ईरान के अंदर नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरी खाड़ी के अंदर। इसीलिए आपने देखा कतर में भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी, कुवैत में भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी। वो देश चाहकर भी, कुछ लोग ऐसे हैं उनमें जो चाहकर, ईरान उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत ईरान के ऊपर लड़ने की नहीं है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि धार्मिक एंगल उसमें आ गया, खामनेई साहब को मार दिया। वो परिस्थिति आपको देखनी पड़ेगी। तो ईरान ने अति उत्साह के अंदर, इसराइल ने अति उत्साह के अंदर आके ईरान के साथ तमाम जातियां की। और ये जातियां अब नहीं की, ये पिछले साल से की, 2025 आपको याद हो जून में, जिस तरीके से तब भी बातचीत चल रही थी, तब इन्होंने अटैक किया, तब उनके टॉप साइंटिस्टों को, आर्मी जनरलों को मारा। उन्होंने तब भी अटैक नहीं किया, तब भी इन्होंने अटैक किया लगातार। अब खुद खामनेई साहब की सरपरस्ती के अंदर सारी मीटिंग मीटिंग हो रही थी। उस टाइम 48 टॉप लीडर्स को जिस तरीके से मारा, फिर अटैक किया, तो ईरान ने तो अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं किया। और ईरान सारी परमाणु फैसिलिटीज को आईएईए के सामने खोलने को तैयार था। ये बात तो ओमान के विदेश मंत्री ने कंफर्म की, ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने कंफर्म की जो मीटिंग के अंदर थे, और उसके बाद हमला आपने किया। तो ये सारा जो ओनस है अल्टीमेटली, इसको आप कहिए ये मिस एडवेंचर है। मिस एडवेंचर नेतन्याहू का है सत्ता में कायम रहने के लिए, और ब्लैकमेलिंग जो उसने की वो ट्रंप की। लास्ट ईयर भी आपने देखा किस तरीके से G7 को रातों रात छोड़ के भागा वो, और इनकी जान बचाने के लिए B2 बम्बर्स रात को ही रातों रात जिस तरीके से वो की। तो बेसिकली कंप्रोमाइज्ड राष्ट्रपति अमेरिका जैसी महाशक्ति की क्या गत बढ़ा सकता है, उसका एक नमूना ट्रंप है। और नेतन्याहू ने जिस तरीके से 900 दिनों से लगातार अपने देश को युद्ध में झोंक रहा है, केवल इसलिए कि मैं सत्ता में कायम रहूं, और आज उसकी खुद की सेना फटीग्ड महसूस कर रही है, और वो कह रहे कि वी आर गोइंग टू कोलैप्स फ्रॉम विद इन। ये आर्मी चीफ की कभी आपने दुनिया में भाषण नहीं सुना होगा, खासतौर पर लड़ाई के दौरान, और वो भी वार कैबिनेट की मीटिंग में। इससे आप परिस्थितियों की भयावहता समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, केवल एक सीमावर्ती कस्बा जहां हिजबुल्लाह लगातार फायरिंग कर रहा है, वो फेंक रहा है गोले, 20,000 लोग आज सुबह में भागे हैं वहां से। और पूरे इसराइल के अंदर करीब करीब 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर नेतन्याहू प्रधानमंत्री किसके रहेंगे? क्या उसको ये बात समझ में नहीं आ रही? ईरान तो इतना बड़ा देश है एरिया वाइज,
इजराइल से तो 75 गुना बड़ा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना। यहां क्या मिलेगा आपको, आपने कल वो वीडियो देखे होंगे सारे सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से इजराइल के आसमान पर कौवे ही कौवे दिखाई दे रहे, लोग तो बेचारे बंकरों में हैं इतने दिनों से। 28वां दिन है, जो परिस्थिति क्रिएट की है इजराइल के अंदर, वो भूतों ने भविष्य तय है। और राष्ट्रवाद का जो माहौल बनाने की जो बात करते हैं तमाम ये फर्जी राष्ट्रवादी, उसकी भी कहीं ना कहीं, वहां के आपने मेयर की बाइट देखी होगी, मेयर लिटरली चीख रहा था। למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה הלדת המדינה לאזרח. לספק לנו ביטחון. כשלתם. יש לי ילדה בת 2, בת 5, שאני צריך להוציא אותה לפעילות 2 במקלט, שאני מתפלל כל פעם בדרך הזאת. וככה התושבים שלנו חיים. מישהו מכם יודע מה זה ב0 שניות טיל? עם ילדים בבית, עם נכים, עם מוגבלים, עם קשישים. איך מצפים שהבחור משבוע שעבר שחטף טיל בקומה השלישית בגיל 80 कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हमारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, चारों तरफ विध्वंस है। वो थोड़ा कॉपीराइट का इशू था, वरना मैं वो दिखाता दर्शकों को कि किस तरीके से इजराइल का मेयर दहाड़े मार मार के एक तरीके से सरकार की नीतियों पर और सारी चीजों पर। तो आज इजराइल के अंदर हाहाकार की स्थिति है राम प्रकाश जी। आप कितनी ही मिलिट्री सेंसरशिप लगा लीजिए, सच्चाई बाहर आ रही है अपने हिसाब से। और उस सच्चाई की शुरुआत खुद आईडीएफ चीफ ने कर दी है, ये कह के कि वी कैन कोलैप्स फ्रॉम इट। लेकिन नेतन्याहू तो लड़ने की बात कर रहे हैं, ट्रम्प सीज फायर की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं नहीं तुम बंद नहीं कर सकते हो, आईडीएफ बंद करेगा। आईडीएफ कोलैप्स हुआ जा रहा है और नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं, युद्ध जो है आईडीएफ घोषणा करेगा कि कब बंद होगा। तो नेतन्याहू सब कुछ है ना राम प्रकाश जी, आईडीएफ का भी सब कुछ वही है, ट्रंप का भी सब कुछ वही है, हर चीज तो वही डिसाइड कर रहा है अब तक। तो ये तो सच्चाई है। पिछले 28 दिनों के अंदर नेतन्याहू के अलावा ट्रंप ने तो जो भी लफाजी की है, ट्रंप की केवल एक ही बात तो आप कहेंगे ना कि अमेरिका आज की तारीख में केवल एनर्जी के जो वो है प्लांट्स, उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा। बाकी तो जो ऑपरेशन चल रहे ईरान के अंदर वो तो लगातार चल ही रहे। क्या अमेरिका ने खुद को उन ऑपरेशन से विड्रॉ किया? जवाब है ना। क्या अमेरिका ने अपने युद्ध विराम के दौरान इजराइल को रोका? जवाब है ना। ईरान का तो विध्वंस डे इन एंड डे आउट लगातार जारी। फिर आपका कौन सा सीज फायर है? ईरान अमेरिका की हालत यह है, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि 13 जो बेसिस है उनको डायरेक्ट हिट किया है ईरान ने, डायरेक्ट, जो अमेरिका ने कभी सपने में नहीं सोचा था। और आज ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कितने सालों की मेहनत और कूटनीति के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर इनके ये सारे बेसिस बने थे, और अगर अब झोला उठाना पड़ गया तो ट्रंप किस मुंह से मिड टर्म चुनाव में जाएंगे? ईरान तो डू और डाई की सिचुएशन में है, लेकिन अमेरिका के लिए तो ये वार ऑफ चॉइस है, उनको तो सोच के उतरना चाहिए था भाई। ईरान के लिए तो मजबूरी है, सर्वाइवल का सवाल है। अमेरिका क्या करने आया था ये? जब ट्रंप ने पिछले साल खुद जून में ये कहा कि हमने उनकी सारी परमाणु सुविधाएं परमाणु के अंदर ऑब्लिटरेट कर दिए, तो फिर आप क्या करने आए थे? इसका जवाब है उनके पास नहीं। तो अल्टीमेटली सारा कमांड कंट्रोल कठपुतलियां नचाने का धंधा वो नेतन्याहू ने अपने हाथ में ले रखा है, और नेतन्याहू रक्तपिपासु आदमी है। ट्रंप उसका एक जोड़ीदार हो गया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का मामला है। पूरे अमेरिका में क्या चल रहा है, एप्स्टीन के तमाम अलग अलग वो सैलिएंट पॉइंट्स निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल है कि अगर ईरान युद्ध ना होता तो ये चल रहा होता चैनलों में। ये सारी परिस्थिति राम प्रकाश जी पूरे के पूरे यूएस के अंदर, इस वार के सिनेरियो के अंदर आज की तारीख में कंप्लीट कंट्रोल नेतन्याहू के पास है, और वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। आर्मी ट्रंप चीफ के जो के कहने बयान आ के रहे हैं बाद उसके क्या मायने हैं फिर सर? ट्रंप इज जस्ट बाइंग टाइम, ही इज प्लेइंग विद हिज ओन थिंग्स। उसके पास कोई प्लान नहीं है, ये बात सच है। उसका मंत्री कुछ कहता है, रक्षा मंत्री उसके साथ खड़े हो क्या कह रहा था कि वी बार्गेन विद बॉम्ब्स, यू नो। कल देखा आपने पीठ हेगसेथ, एक लोकतांत्रिक देश का चुना हुआ रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम बमों के साथ बार्गेनिंग करते हैं, राष्ट्रपति वहां खड़ा हुआ है साथ में। तो आप उनकी चाल चरित्र और चेहरा और उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, हर उनकी मानवता, उनकी इंसानियत, उस आदमी के अंदर तो कुछ भी नहीं, केवल लूज कैनन्स है वो। और ट्रंप का पूरा ही कैबिनेट ऐसा, आप देख लीजिए, किसी को उठा के देख लीजिए। कल जो पेंटागन की जो प्रेयर थी उसके अंदर भी वो तमाम तरह के धार्मिक आधार पर पीठ हेगसेथ सारी बातें कर रहा था। तो सेना को तो कम से कम छोड़ देता। लेकिन आज पूरी दुनिया में राइट विंग का जिस तरीके का उभार है, उसमें हर चीज में धर्म का तड़का ना लगाओ तो बात नहीं बनती। ये सारी परिस्थिति भारत में तो आप सुनते ही हो क्या है, भारत इजराइल की क्यों मदद कर रहा है, वो भी आपने धार्मिक आधार पर कूटनीति देख ली। अब अमेरिका में भी ये सब होने लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जी, अब ये दुनिया किस तरफ जा रही है, धर्म का नशा भारत के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है, अगर इसको देख करके दुनिया के देश नहीं सीख रहे हैं, जो नए नए अभी धार्मिक बनना शुरू किया है जिन देशों ने,
तो फिर मुझे लगता है कि उनका पतन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भारत का आधार जो है वो थोड़ा अलग है और अलग तरीके की मजबूती है। लोकतंत्र और लोकतंत्र और लोगों के बीच की जो हिसाब किताब है वो थोड़ा अलग है दुनिया के बाकी देशों से। लेकिन धार्मिक आधार पर अगर भारत की नकल करता हुआ कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उनका पतन तो निश्चित है, भारत का तो जो होना है होगा। कुल मिलाकर के ट्रंप के इस परिस्थिति में, ट्रंप जिस बुरी तरीके से गिरे हैं, इजराइल अब उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से गिर चुका है। युद्ध कितने दिन खींच पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है सर, जिस तरीके से आपने बताया, अब शायद ट्रंप जमीन की लड़ाई लड़ने की गलती करेंगे तो नहीं, बाकी सनक और ब्लैकमेलिंग में जो कुछ होगा वो होगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।